हेलो। वेलकम टू मैथ्स कैफे वंस अगेन। मैं सुजीत श्रीवास्तव आपके सामने अपने बोर्ड सीरीज जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज के वीडियोस लेकर आ रहे हैं लगातार, और इस सीरीज का मेरा अगला वीडियो ये होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं बच्चों, वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आईएससी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, आईएससी बोर्ड के लिए जो क्लास 12th में सेक्शन सी जो बच्चे आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज के बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे अपने पेपर में। और ये एक टॉपिक है सेक्शन सी का, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया। अरे अभी थोड़े दिन से तो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे ना बेटा, डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, तो कुछ बातें यहां पर भी उसकी अप्लाई कर ली जाए, एक तरीके से एप्लीकेशन ही सीखने को मिल जाएगा। तो चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर बात, अब हम सबसे पहले जब बिजनेस की बात करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे कि लेटस से हम अगर कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनकर बाहर मार्केट में जाए, उसके बाद हम उसको सेल करें, प्रॉफिट गेन करें, व्हाटएवर। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे जरूरी बात है कि हम प्रोडक्शन जो करने जा रहे हैं उसमें किस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन यूनिट में आइटम्स को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट आने वाली है। तो हम आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन की। तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की। हम लोग फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट की बात करने जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जो फिक्स्ड है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने जिस बिल्डिंग में लगाई है, उस बिल्डिंग पर जो कॉस्ट आई है वो फिक्स कॉस्ट है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी हमने परचेज की है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, लेबर कॉस्ट, वो भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। हम कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेंगे वेरिएबल एक्सपेंडिचर, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी आने वाली है वो चेंज होती रहेगी। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, क्या है फिक्स कॉस्ट, क्या है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें होता क्या है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम कोई आइटम प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं, तो उस आइटम को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट टू कंपनी आने वाली है, कॉस्ट टू यूनिट आने वाली है, वो दो तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट में जैसा कि मैंने बताया, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है? बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है, फिर मशीनरी की कॉस्ट आ रही है ना। इसी तरह के कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ रहे हैं? जैसे लेबर कॉस्ट आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, मटेरियल रॉ मटेरियल, एक तरीके से रॉ मटेरियल जो लग रहा है उसकी भी कॉस्ट आ रही है। तो ये वेरिएबल, और इन दोनों को मिला अगर देंगे तो जो बनेगा वो होगा टोटल कॉस्ट। तो कई बार हम बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी जो होती है वो डिपेंड करती है कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें और अपने कॉस्ट और आउटपुट को, मान लो आउटपुट हमने यहां पर प्लॉट किया है और इधर हम कॉस्ट को प्लॉट कर रहे हैं, तो होता क्या है बेटा, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, आउटपुट कितना भी हो।
तो फिक्स कॉस्ट हमेशा आउटपुट एक्सेस के पैरेलल रहेगी। ये हमारा फिक्स कॉस्ट का कर्व है, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट का कर्व है। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है यार? वेरिएबल कॉस्ट, जब हम कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो लेबर की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी आउटपुट पर जीरो है तो वो कर्व हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये क्या है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो ये फंक्शन, ये बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट को। तो हमारा ये ग्राफ जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्लियर कट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ाने पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, और टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एडिशन है, इसलिए वो कर्व यहां पर दे रखा है। तो कॉस्ट फंक्शन होता है आउटपुट का। कॉस्ट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CX। CX ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन है। तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली यहां पर x क्या रिप्रेजेंट करता है? x हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये बेसिकली कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका मतलब हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है CX, या कई बार इसको C से भी लिखते हैं, C या CX, कॉस्ट फंक्शन जो हमारा है वो हमारा है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस्ट फंक्शन के लिए। अब अगर कॉस्ट फंक्शन आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है, हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम एवरेज कॉस्टिंग भी निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट भी निकालते हैं। तो आइए उस चीज को देखते हैं, एवरेज कॉस्ट जब आप निकालने जा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि एवरेज कॉस्ट हो जाएगा CX अपॉन X। ये एवरेज कॉस्ट है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कॉस्ट को तो लिख रहे हैं क्या? हम कॉस्ट को लिख रहे हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और अपॉन X है। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट को हम लोग फिक्स कॉस्ट अपॉन X प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन X भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज कॉस्ट जो हमारी है, जो एवरेज कॉस्ट हमारी है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गई। एवरेज कॉस्ट जो हमारी है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो एवरेज कॉस्ट है ये हमारी एवरेज कॉस्ट है जो कि इक्वल है सम ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जो हमारे वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें वो कॉस्ट कंपोनेंट प्रोवाइड, कॉस्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो हाउ मेनी कॉस्ट कंपोनेंट्स आर देयर? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। That means 6 cost components are defined with respect to a particular unit in case of production. Got it? तो ये एक ओवरऑल व्यू है। अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह का मिलेगा आपको एग्जाम में, हम उसकी बात करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे, द कॉस्ट फंक्शन नोट करेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन को, तब आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना
जितना ज्यादा जरूरी है एप्लीकेशन वाइज, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा क्वेश्चन को समझना। तो द कॉस्ट फंक्शन, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज द कॉस्ट फंक्शन फॉर एन आइटम इज गिवन है आपको सी एक्स, कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है राइट द वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स, आपसे क्वेश्चन कह रहा है खाली इतना, राइट द वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स, राइट द वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट। अब मैंने आपको क्या बताया था, वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट में हम लोग क्या क्या लेते हैं। वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स की जो बात की जा रही है, इसमें हम लोग लेते हैं टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। These 6 cost components are defined. तो अब यहां पर जब हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करेंगे बेटा, सबसे पहला कंपोनेंट, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन तो दे ही रखा है आपको। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 3 + 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। देखिए फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का मतलब हो रहा है, मैंने ग्राफ में भी आपको यहां दिखाया था, फिर से मैं एक बार उस ग्राफ को बना देता हूं। फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि भैया कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है, जीरो आउटपुट पर भी कॉस्ट कुछ ना कुछ है। जीरो आउटपुट पर जो कॉस्ट होती है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है एक्स, यहां पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये है। तो अगर हम x को 0 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट, हमको मिलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट x को 0 डाल देंगे, वो हो जाएगा 3। हर वो टर्म जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x, यानी कि नंबर ऑफ आउटपुट्स जो इन्वॉल्व है, वो कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। तो 3 कंपोनेंट तो आपने निकाल लिए, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको मिलेगी जब आउटपुट 0 हो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 0 हो। और टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई, जो एक्स वाले टर्म्स हैं, कांस्टेंट को छोड़कर जितना कुछ भी है वो सब एवरेज वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपके अगले जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से मिलने चाहिए आपको, अब आपको मिलना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, चलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, वो है, आपने देखा यहां पर 3, तो इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 3/x हो जाएगी। फिर आपसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो वो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपकी, बेटा आप देख सकते हैं 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 2 माइनस 1/4 एक्स। और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि 3 + 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स। तो एवरेज कॉस्ट comes out to be 3/x plus 2 minus 1/4 x. This is what the concept जो हमने यूटिलाइज किया वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट निकालने में। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं जहां आपसे वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट की बात करेगा, आप बहुत आराम से
कैलकुलेट कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जो अगली बात मैं करूंगा इस वीडियो में, अगली बात जो मैं करूंगा अगले टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आएगा कि ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने कॉस्ट लगा दी, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब आप उसको मार्केट में लेकर जाएंगे तो डिमांड की बात होगी बेटा। देखिए किसी भी कमोडिटी की डिमांड कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। कस्टमर की चॉइस, कमोडिटी का प्राइस, उस कमोडिटी के अलावा दूसरी और कमोडिटी के प्राइस भी उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमारा कंसर्न जो यहां पर रहेगा, अभी फिलहाल हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उसमें यह माना जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो केवल और केवल प्राइस पर डिपेंड कर रही है, बाकी पैरामीटर्स को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है। बाकी पैरामीटर्स हम यहां पर अफेक्टेड नहीं ले रहे हैं, मतलब कस्टमर की चॉइस, दूसरे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, इन सब चीजों को हम कंसीडरेशन में नहीं ले रहे हैं। और तब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं डिमांड की, यानी कि डिमांड फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस में फंक्शन की बात है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन की। किसी भी कमोडिटी के लिए बेटा डिमांड फंक्शन इज ऑलवेज, डिमांड हमेशा एक प्राइस का फंक्शन है। मेरे हिसाब से डिमांड हमेशा एक प्राइस का फंक्शन है, यानी कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड है तो हमेशा प्राइस का कोई फंक्शन होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, कभी कभी यहां पर सब्जेक्ट प्राइस है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर भी डिपेंड करता है। आप जानते हो ना, कोई कमोडिटी अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गई उसकी कॉस्ट अपने आप गिर जाती है ना। तो वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो डिमांड फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस भी लिख सकते हैं, या डिमांड फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ कमोडिटी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कमोडिटी, यहां पर कमोडिटी की क्वांटिटी पर भी डिपेंड कर सकता है डिमांड फंक्शन। अब डिमांड जनरेट हो गई तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। भाई सेल करोगे तो सेल प्रोसीड्स को ही तो रेवेन्यू बोलते हो भाई, बोलते हो ना। जब हमने कुछ माल बेचा, उस माल को बेचने पर पैसा आया, तो जो पैसा आया वो सेल प्रोसीड है, उसी को तो रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू जनरेट सेल से ही तो होगा ना बेटा जी। तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो अब अगला बात हो रही है रेवेन्यू फंक्शन की। रेवेन्यू फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर एक्स से। और आर एक्स क्या होता है? प्राइस पर यूनिट आइटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। यहां पर क्या है? पी क्या है? प्राइस पर यूनिट, और ये है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये भैया रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, डिमांड फंक्शन है आपके पास। आपने कहा भैया हमको रेवेन्यू फंक्शन चाहिए, रेवेन्यू कहां से आएगा? आइटम्स को सोल्ड करके। अगर प्राइस पर यूनिट स्मॉल पी है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एक्स है, तो रेवेन्यू पी इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन, भाई रेवेन्यू आया तभी तो कंपैरिजन होगा कि सेल पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो प्रॉफिट फंक्शन की भी बात यहां पर की जाएगी, प्रॉफिट फंक्शन की बात भी यहां पर की जाएगी। प्रॉफिट कब होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट फंक्शन पीएक्स को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। मतलब जब जब रेवेन्यू ग्रेटर है कॉस्ट से, पीएक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब प्रॉफिट होगा। अगर रेवेन्यू छोटा है कॉस्ट से तो पी नेगेटिव आएगा, मतलब लॉस होगा। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लॉस होगा। इसी पर्टिकुलर प्रॉफिट फंक्शन पर ही बेटा हमारा डिपेंड करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ये ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस।
मतलब बिजनेस कर रहे हो यार और बात कर रहे हो नो प्रॉफिट नो लॉस की, मतलब जितना प्रोडक्शन में लगाया सेल करने पर उतना ही पाया, तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ऐसा कब होगा, जब प्रॉफिट जीरो है, यानी कि प्रॉफिट जीरो है, इसका मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। ध्यान देना, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछता है कि फाइंड ऑल्सो द ब्रेक इवन वैल्यूज, यानी कि कितनी कमोडिटीज, कितने आइटम्स को सेल किया जाए जिससे ब्रेक इवन आ जाए। तो देखिए बिजनेस एनालिसिस में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा। तो आइए इन डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन एंड आफ्टर ऑल ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें सजेशन भी देना पड़ता है कि क्या ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस करना तभी चाहिए जब उसमें प्रॉफिट हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है बिजनेस, तो ही वो फ्रूटफुल बिजनेस है, अदरवाइज वो बिजनेस फ्रूटफुल नहीं कहलाएगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत देखिए, द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू एक किसी कंपनी का दे रखा है, फंक्शंस हमें नोन है। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आपके सामने, आइए क्वेश्चन को डिस्कशन में लाते हैं, थोड़ा सा मजा पाते हैं, क्योंकि जरूरी है उसका डिस्कशन क्वेश्चन का, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप ये नहीं समझ पाएंगे बेटा जी कि आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन कहां होगा जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए, द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स एक्स यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर गिवन बाय कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन आर गिवन, यानी कि सी एक्स गिवन है। सी एक्स आपका है, यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो 5x प्लस 350 है, मान लेते हैं 5x प्लस 350, और रेवेन्यू फंक्शन जो है वो दे रखा है आपको 50x माइनस एक्स स्क्वायर, 50x माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड, सबसे पहला फाइंड, नंबर 1 ब्रेक इवन वैल्यूज, नंबर 2 ब्रेक इवन वैल्यूज पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स दैट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट, मतलब वो वैल्यू एक्स की बताइए जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और नंबर 3, अच्छा चलिए पहले इसको डिस्कशन में लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है ब्रेक इवन वैल्यूज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला, बोला मैंने कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू द रेवेन्यू। तो इन दोनों को यार इक्वल कर दो, जैसे ही इन दोनों को इक्वल करोगे देखो क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स स्क्वायर, बल्कि मुझे लगता है ये 50x था, क्वेश्चन में 50x है, ये 50x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है 5x प्लस 350, इसका मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको देखना है कि 350 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 45 हो, आई थिंक 35 और 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x
माइनस 35x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। x कॉमन पहले 2 से, तो x माइनस 10 माइनस 35 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर x विल बी 10 और x विल बी 35। मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, 35 और 10। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये ब्रेक इवन वैल्यूज हैं। 10 कमोडिटीज के प्रोडक्शन पे भी, सेल पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस है, और 35 के प्रोडक्शन पर भी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। ठीक है ना? तो आइए एक और चीज देखते हैं। यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट प्रोड्यूसेस अ प्रॉफिट। हमको वो वैल्यूज एक्स की चाहिए जो प्रॉफिट जनरेट करें। तो प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बोला था भाई, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। अगर पी एक्स ग्रेटर देन 0 है तभी तो प्रॉफिट होगा माय डियर। तो इसका मतलब रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट का मतलब ये हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5x माइनस 350 प्लस 350। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 5x माइनस 350 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 350 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब यहां पर क्या, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल लेस देन 0, यानी कि यही क्वाड्रेटिक बन गई जो यहां बनी थी। इसके फैक्टर्स भी इसका मतलब यही होंगे, x माइनस 10 और x माइनस 35 लेस देन 0। अब देखो लेस देन 0 यार कैसे सॉल्व करते हो? नंबर लाइन पर 10 और 35 प्लॉट करो, मेथड ऑफ इंटरवल यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहां पर है? 10 और 35 के बीच में। तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन 35 एंड मोर देन 10, यानी कि 10 से ज्यादा और 35 से कम यूनिट्स जब जब प्रोड्यूस करेंगे प्रॉफिट होगा। बच्चों बात ही समझ में आई? तो ये एक क्वेश्चन था जो कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन पर ब्रेक इवन एनालिसिस पर बेस्ड था। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसमें, है ना? और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमको क्या क्या समझ में आ चुका है, ध्यान से समझिए। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं आपको, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। आइए देखते हैं, रिकॉल कराते हैं अपन ने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अपने लोगों ने पढ़ लिया है क्या? अपने लोगों ने पढ़ लिया है क्या? आइए वो देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और ठीक कर लें। देखिए थोड़ा सा देखिए, अपन लोगों ने पढ़ लिया है क्या? टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब पढ़ लिया है अपन लोगों ने। फिर हम लोगों ने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया है ना? फिर हम लोगों ने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया है। हम लोगों ने रेवेन्यू फंक्शन पढ़ लिया है। हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन तो यही पढ़ लिया था, रेवेन्यू फंक्शन पढ़ लिया है। हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन पढ़ लिया है, और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ ली है यहां पर, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ लिया है हम लोगों ने, जो कि बहुत जरूरी पोर्शन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम मार्जिनल फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्जिनल फंक्शंस की। क्या होते हैं ये मार्जिनल फंक्शंस? देखिए, अब वर्ड मार्जिनल कॉस्ट पे लगा दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। कौन कौन से मार्जिनल फंक्शन पढ़ेंगे हम? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? फिर मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन पढ़ेंगे हम, फिर
मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। अब मार्जिनल का मतलब यार सिंपल सी बात है, हम लोग अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को यहां इन्वॉल्व करेंगे। मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन को जब एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट। हमको क्या मिलेगा? मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है ना? अगर हम प्रॉफिट को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा मार्जिनल प्रॉफिट। तो मार्जिनल फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड by differentiating respective functions which we have already studied in this video। यानी कि हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ा तो कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया। रेवेन्यू फंक्शन हमने पढ़ा, रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। और इसी तरह से प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बेटा आपने देखा कि मार्जिनल फंक्शंस में कुछ अलग बात नहीं है, बस केवल यहां पर हमने बात की है कि डिफरेंशिएट कर दें बस हमको मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं जरा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की भी एक बात करते हैं। ये बात मैं थोड़ा अलग से करने जा रहा हूं क्योंकि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की बात हम लोग अलग से करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। तो एक मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। इसको बोलते हैं MAC, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। बट ऑब्वियस है मार्जिनल वर्ड लगने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो यहां पर डिफरेंशिएशन किसका? एवरेज कॉस्ट का। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। आप जानते हो कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है बेटा? एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट अपॉन एक्स, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो C अपॉन एक्स। अब यहां पर कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, भाई C भी एक फंक्शन है, एक्स भी वेरिएबल है यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एक फंक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द कॉस्ट माइनस, अब क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन प्लस कॉस्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का जो 1 हो जाएगा वो। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपकी आ जाएगी एक्स इंटू DC बाई DX माइनस C अपॉन एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में यार जबरदस्ती हम लोग एक काम करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो DC बाई DX माइनस C बाई एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आ गया 1 अपॉन एक्स टाइम्स DC बाई DX क्या होगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। तो ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट 1 अपॉन एक्स टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट होता है। इस पर्टिकुलर प्रूविंग को, डायरेक्ट इस प्रूविंग को कई बार ISC काउंसिल ने अपने एग्जाम में पूछा है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें केवल और केवल इन्वॉल्व क्या है? डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, दैट्स इट। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज करके मार्जिनल फंक्शंस आपको बताए गए, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को भी निकाला गया डिफरेंशिएशन को यूज करके। तो अब आइए इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन में देखते हैं जिससे आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन लेते हैं।
वो क्वेश्चन है, आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, लेट अस से x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, माइनस 7x प्लस 16, ये दे रखा है आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन। यहां पर x क्या है? x है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब आपको निकालना क्या है? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। फाइंड नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, नंबर 2 मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, और नंबर 3 पे आपको नंबर 3 बस। अब देखिए यहां पर कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मैंने आपको बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कॉस्ट। अब कॉस्ट फंक्शन यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, 1/3 डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 16। तो बेटा ये हो जाएगा 1/3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3, ये 2x और माइनस 7। तो बेसिकली ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट चाहिए। यार तो ये बात तो तुमको क्लियर कट पता है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो होगा वो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? एवरेज कॉस्ट। तो आओ पहले एवरेज कॉस्ट तो निकाल लें। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी? एवरेज कॉस्ट होता है c अपॉन एक्स। c हमारा है x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई x। तो एवरेज कॉस्ट आपकी बेटा क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट आ गई 1/3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 16 बाई एक्स माइनस 7। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटायर, यानी कि 1/3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस 7। अब देखिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपकी हो जाएगी 1/3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो प्लस 3, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर 16 टाइम्स, 7 का 0 हो जाएगा। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आ गया है आपका 2/3 टाइम्स x माइनस 1/x स्क्वायर 16/x स्क्वायर और प्लस 3। तो दिस इज व्हाट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो बेटा आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने मार्जिनल फंक्शंस भी यहां पर निकाले हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप करिए, जिससे कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल आ पाए और ये एक चैप्टर पूरा आपका सेक्शन सी का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और हां याद रखिएगा, अगली बार मैथ्स कैफे में आइए, चैप्टर्स को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन कॉफी अपने साथ लाइए क्योंकि यहां केवल मैथ्स मिलती है। बाय बाय।